हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज के वीडियो में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन और असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, हर पेपर में कम से कम इसके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन, और जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ये भी लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपका आर का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, जो निरस्त हो गया था, उसमें भी आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे असर्शन और रीजन वाले, और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन थे आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये कालानुक्रम सेट करना आता है, और इसके अलावा आपका जो अभिकथन और कारण दिया होता है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि हम इन्हें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान तरीके से। सबसे पहले तो आप जिसने भी आपने पिछली वीडियो देखी और वीडियो पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो उसके लिए धन्यवाद। देखिए, सबसे जो भी मैं ट्रिक बताता हूँ आपसे, मैंने कई बार कह रखा है, बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि ये ट्रिक अप्लाई नहीं हुई। तो मैंने कई बार कहा कि देखिए, कोई भी ट्रिक है जो मैंने बताई है आपको, उस ट्रिक को सबसे पहले आप भरोसा मत कीजिए। मुझ पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्या पता मैं हो सकता झूठ बोल रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने एक तरीका बता रखा है आपको कि इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर सकते हैं या इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, जो भी हुए इससे पहले के आर का जो भी क्वेश्चन हुए, ये आर के लिए ये सारी ट्रिक्स। तो जो भी क्वेश्चन हुए आज तक, जो भी पेपर हुए, उन सारे क्वेश्चन के, जैसे मैंने आपको बताई थी पहले कूड वाले क्वेश्चन की ट्रिक बताई थी, जो पिछली लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो उसके मैंने जैसे बताया था कि हम यहाँ पर ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का सेकंड नहीं लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते हैं, डी का फोर्थ नहीं लेते हैं, और इसके अलावा जो भी कॉमन ऑप्शन होता है हम उसको चुनते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई थी उसमें। आप क्या करना, आपको देखो, पहला तो आर के कम से कम 20 क्वेश्चन तो उसी में आए थे, जो लास्ट जो हुआ था, जो 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था, जो निरस्त हो गया था, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आए। आप वहाँ पर अप्लाई करके देखिए, उसमें से शायद 3 से या 4 पे अप्लाई नहीं हो रही है। अगर आपके साथ नॉलेज भी है तो उसके बाद उसमें लगभग आपके 18 से 19 क्वेश्चन केवल ट्रिक के बेस पर राइट चले जाएंगे, और मैंने सीधे तौर पर आपको अप्लाई करके दिखाई है। ये नहीं है कि मैंने अपने पास से क्वेश्चन बना कर लाया हूँ, उसके बाद मैंने ट्रिक अप्लाई की है। जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसी पे मैंने अप्लाई करके दिखाई है। ठीक है, दूसरी बात ये है, जैसे मैं आज भी जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, मतलब जो 11 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था उसी पेपर के हैं, जो निरस्त हो गया तो उसी पेपर के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप चाहें तो पेपर लेकर बैठ सकते हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले सीखिए, और सीखने के बाद जो है आप इसको ना खुद से अप्लाई करके देखिए। अगर यही ट्रिक जो है आपका सन 2021 वाले पेपर में, सन जो अभी 24 का पेपर जो निरस्त हुआ था उस वाले पेपर में, इसके अलावा 2000 जो सन 18 का पेपर है उसमें, अगर इन तीनों पेपर में या इससे पहले का भी जो भी आप पेपर सॉल्व करना चाहते हैं उस पेपर में अगर अप्लाई हो रही है, और आपके अपने तरीके से, देखिए हर किसी का सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है। मेरा सॉल्व करने का अलग मेथड है, आपका हो सकता है अलग हो। आप किन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, मैं कैसे देखता हूँ, तो ये सब अलग अलग तरीके होते हैं। आप अपना एक तरीका विकसित कीजिए, बस यहाँ से जो आप ये ले लीजिए कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन को भी हम डील कर सकते हैं। तो आप जो है मेरा तरीका ले लीजिए, बाकी अपने तरीके से एक नया, मतलब अपना एक नया तरीका विकसित करिए कि मैं जो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वहाँ पे एग्जाम में, या करूंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो आप जो है अपने तरीके से सॉल्व करना सीखिए, और बस यहाँ से बस आप मुझसे ये सीख लीजिए कि हाँ, इस तरीके से भी एक जो है क्वेश्चन हल हो सकता है। तो पहली बात, आपको विश्वास नहीं करना। पहला तो ये है कि जो भी आप सीखो उसको पहले जाकर कम से कम 8 से 10, कम से कम 5 से 6 ईयर के पेपरों पे अप्लाई करो, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन पे अप्लाई करो। उसके बाद वहाँ पे आप पॉसिबिलिटी निकालो, उसका रेशियो निकालो कि हम जो है इससे पॉजिटिव में जा रहे हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हो तो इसको अप्लाई करो, वरना नहीं करो। ठीक है, मगर उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप रॉन्ग जा सकते हो, ये संभावना बहुत ज़्यादा है। और जो क्वेश्चन राइट जा रहे हैं, मैं ईमानदारी से उसको ही बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसा राइट जा सकते हैं। जैसे आज हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो है आप जो है ट्रिक के बेस पर लगभग 50% ही जा पाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि अगर आप 10 क्वेश्चन है तो 10 में से आप 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे जिसमें आप जो 100% राइट जाएंगे। ठीक है, मतलब 100% आप जो सॉल्व कर लेंगे बिना किसी नॉलेज के, वरना आपको 50-50 तो 100% मिल जाएगा। मतलब 50-50 में तो आपको मैं हर क्वेश्चन में पहुंचा दूंगा कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो आप वहाँ से 2 विकल्प तो एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो 50% है उसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज लगानी पड़ेगी, उस नॉलेज को भी कैसे लगाना ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अगला इसी वीडियो में हम जो है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको ए और आर दोनों सही लेने हैं, और आर की सही व्याख्या करता है। इसके अलावा ए कब सही होता है, आर कब गलत होता है, या आर कब सही होता है, ए कब गलत होता है। अगर आपको इनमें से एक पता है तो फिर तो ऐसा एक ही ऑप्शन होता है, वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, थर्ड क्वेश्चन है इसका। ये जो है लास्ट पेपर, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये 11 फरवरी को जो हुआ था उसी का पेपर है ये। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है, और ये इन्होंने कुछ नाम दे रखे हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना होता है। आप जो है इसमें जो है सबसे पहले वही बात है, इसमें देखिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना। आपको सबसे पहले कॉमन
ऑप्शन चुनने हैं, कॉमन ऑप्शन, ठीक है। देखिए कॉमन ऑप्शन देता क्यों है एग्जामिनर, उसका माइंडसेट समझिए, यूँ देता है वो कन्फ्यूज करने के लिए। अगर आपको पता भी है ना, देखिए जिन्हें नहीं पता उनको तो कुछ पता ही नहीं है, बट जिनको पता होता है उनको कन्फ्यूज करने के लिए देता है कि हाँ मैं आप अगर ये नहीं कि आपको पता तो केवल एक ऑप्शन से ही आपका राइट हो जाता। देखिए अगर जैसे क्या होता है कूट में हो या इस तरीके का क्वेश्चन हो, अगर वो सब डिफरेंट दे दे सारे के सारे विकल्प, एक से शुरू करे, एक से 2 से शुरू करे, एक से 3 से शुरू करे, तो फिर आपको केवल एक का भी पता तो आप राइट आंसर ले जाएंगे। तो आपके 2 कॉमन आंसर यूँ ही बनाता है कि अगर आपको एक पता भी है तो इसके बाद भी आपको नॉलेज लगानी ही पड़े, तो बट हम उसे अपनी हेल्प के तौर पर लेते हैं। तो बस ये है, इतना सा है, बस ये एक कॉमन सेंस है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या आपको क्या करना, पहले कॉमन ऑप्शन चुनना, कॉमन ऑप्शन के बाद आपको पॉसिबिलिटी देखनी है इसमें, आप इसमें पॉसिबिलिटी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा लगेगी वहीं पर हम ऑप्शन चुनेंगे और वही हमारा राइट आंसर भी होता है, ठीक है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए हम कैसे चुनते हैं, थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबने यहाँ पर देखिए फर्स्ट और फर्स्ट, यहाँ पर सब में फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, सभी कॉमन है, तो इसमें कोई मतलब नहीं। जब अगर हमारा इस तरह का कंडीशन बन जाए तो हमने फर्स्ट पे ध्यान ही नहीं देना, उसके बाद हमें देना सेकंड वाले ऑप्शन पे ध्यान। तो देखिए फर्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड, तो आप जो है यहाँ पर देखिए इस तरह की कंडीशन नहीं मिली, ये दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। ऐसा होगा मतलब आप जो है 99% क्वेश्चन में ऐसा होता है। आप चाहकर पहले प्रीवियस ईयर में अप्लाई जरूर करके देखना इसको, उसके बाद में आप मेन एग्जाम में अप्लाई करके आना। आप 10 दिन लगभग 10 से 11 दिन है, तो आप जो है इतना समय है आपके साथ, आपके पास जो है कि आप जो है इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करा मैंने, पहले मैंने जो है बन ये ऑप्शन चुने, तो ये समय सेम थे, तो मैं इस पॉसिबिलिटी पे तो गया नहीं, इस इन कॉमन पे नहीं गया। इसके बाद मैं क्या गया, इस पे बन थर्ड, इस तरीके से यहाँ पर नहीं बनना, तो ये एलिमिनेट, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था 50-50 तक पहुँचा दूंगा मैं, अब 50-50। अब इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि पहले इसका सेकंड होगा या 4 होगा। अगर यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉलेज लगानी पड़ेगी कि आपका पहले ये कंफर्म हो गया कि खिजर खान था, उसके बाद आपका कंफर्म हो गया मुबारक शाह था, अब आपको सोचना पड़ेगा मोहम्मद शाह था या अलाउद्दीन आलम शाह था। इन दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा, या 2 या 4 चुन लो, या 4 या 2 चुन लो। इसके अलावा भी एक तरीका और होता है, जैसा आप खुद से भी देखना इस चीज़ को कि अगर आपको चुनना ही है तो देखिए एक पॉसिबिलिटी और चुन सकते हैं कि जैसे देखिए लास्ट में देखिए 4 और 4, तो मतलब ये है कि ये इसकी पॉसिबिलिटी तो सबसे ज़्यादा। देखिए कैसे, देखिए बन सबके साथ मिल रहा है, इसका थर्ड इसके साथ मिल रहा है, 4 इसके साथ मिल रहा है, ठीक है, और सबके बाकी कहीं नहीं मिल रहा। देखिए अगर सेकंड क्यों देखना चाहे तो सेकंड इसके साथ मिल रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो इसलिए जो है हम जो है इसका ऑप्शन नंबर सी चुन सकते हैं अगर पूर्णतः ट्रिक पर जा रहे हैं तब। देखिए ये ट्रिक का वही वाला कंडीशन है जब आपको कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तब के लिए। वैसे भी तो आप रॉन्ग ही करके आओगे ना, इससे बढ़िया इस तरीके को सीख लो, शायद आपका राइट हो जाए। तो मतलब ये उस कंडीशन के लिए, ये नहीं है कि आपका ये पेपर निकालने के लिए। पेपर जो है आपकी नॉलेज से ही निकलेगा और नॉलेज पर ही आपको वर्क करना है। बट ये नॉलेज के साथ साथ अगर ये चीज़ आपके साथ होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस में आ जाते हो आप कि हाँ पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं हल कर लूँगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर होता है ना तो बड़े आसानी से पेपर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इसी तरीके का हम चुनेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड ये दोनों ऑप्शन हमने चुन लिए, ठीक है। 5 का जो है हमने देखिए सेकंड ये एलिमिनेट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, ये देखो लास्ट में ये कंफर्मेशन। बाकी फोर्थ ये पहला आएगा, थर्ड पहला आएगा, फोर्थ पहला आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप इस तरीके से देखिए कहीं ये गलत भी होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ ये कहीं गलत भी हो सकता है, बट 90% केस में सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर थर्ड के हिसाब से चलें तो यहाँ पर भी देखो एक थर्ड मिल रहा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर था। देखिए कैसे चुना मैंने, इसका आपका सेकंड ये एलिमिनेट दोनों ऑप्शन कॉमन वाले चुन लिए। उसके बाद देखिए कंफर्मेशन के तौर पे ये भी मुझे मिल गया। अब मुझे केवल थर्ड प्लेस पर एक लगाना, एक फोर्थ पे लगाना। तो देखिए मैंने क्या कहा, अगर मुझे कुछ नहीं पता तब अगर मुझे रिस्क लेना ही है तो मैं थर्ड का, इसकी बेस है ये पॉसिबिलिटी मुझे थर्ड पे जाने की ज़्यादा दिख रही है, तो मैं इस बेस पर जो है मैं यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी चुन लूँगा अगर मुझे चुनना होगा तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए थर्ड ये इसका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जो देखिए मतलब ये जो है आप जो है इस तरीके से देखिए, अगर आप देखिए अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए फोर्थ हमेशा जो है देखिए कंफर्मेशन लेने के लिए लास्ट आप ऑप्शन देख सकते हैं। कंफर्मेशन लेने के लिए अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो हमेशा देखिए मेरा तरीका है हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ को चलना, याद रखना लेफ्ट से राइट की तरफ को चलना, ना कि कभी भी राइट से लेफ्ट आ जाओ या लेफ्ट से राइट, कभी भी ऐसा नहीं, हमेशा लेफ्ट से आप राइट की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये याद रखना, इसका रूल है। थर्ड ये आपका एलिमिनेट हो गया। देखिए बाकी देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फोर्थ ये मिल रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये 2 एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब आपका क्या बचा, सी और डी, ठीक है। 10 का सी और डी बचा। तो देखिए आप इनमें कैसे चुनेंगे, देखिए आपने ये एलिमिनेट कर दिया, आपने इसे कैसे चुना, थर्ड फोर्थ यहाँ पर पॉसिबिलिटी मिल रही है और कंफर्मेशन भी मिल रही है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे चुनेंगे इसको, देखिए आप देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज है, दूसरा फोर्थ क्या है, प्रोटॉन की खोज है, और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन की खोज। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने जहाँ भी पढ़े होंगे साथ ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो लगभग उनकी खोज भी जो है समान ही होगी। और इसके अलावा मैंने एक बार बताया था पिछली वीडियो में कि आपको कभी हो सकता है यहाँ पर खोज पूछिए, हो सकता है इनके खोज करता पूछ लें, तो इसकी एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच, ठीक है। तो देखिए ईंट से मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी टॉमसन ने, पास से प्रोटॉन इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, और ना से न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने।
तो इस तरीके से आप जो याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो ये चीज़ जो है आप याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। अब देखिए क्या पता है अगली बार इनका खोज करते पूछना है। तो मैंने ये कहा था कि देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों आएंगे तो एक साथ ही आएंगे, या तो ये तीनों पहला आ जाएंगे, तीनों लास्ट में आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो देखिए थर्ड, फोर्थ से या ये पाई मेसन कण जो है, ये पाई मेसन कण जो है, या पाई मेसोनी बोलते हैं सब, पाई मेसन कण जो या तो सबसे पहला जाएगा, या तो फर्स्ट पोजीशन पर ले लो, या लास्ट पोजीशन पर ले लो। लेकिन हमने फर्स्ट पोजीशन तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर रखी है, तो हमारा क्या, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, हम इसे लास्ट पोजीशन पे ले सकते हैं। अब देखिए ये संभावना हो सकती है कि इसके बीच में इसकी खोज हो गई हो, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ में हुई आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, ये है। तो हो सकता है कि हम ये करें, लेकिन आपका जो जनरल सेंस है वो ये क्या कहना कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक साथ आएंगे। उसके बाद ये फर्स्ट जो पाई मेसन जो सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अलग है, ये डिफरेंट है। ये हमें इन तीनों के साथ नहीं पढ़ते, इन दो के तीन के साथ एक साथ नहीं पढ़ते, इनको इन तीन को एक साथ पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ते हैं। तो इस बेस पर भी आप जो चुन सकते हैं। ये देखिए मेरा अपना सेंस है, आप अपना सेंस विकसित कर सकते हैं। बट इतना है, आप जो अगर पूर्णतः ट्रिक पर जा रहे हैं तो देखिए थर्ड ये एलिमिनेट, बाकी फोर्थ और ये एलिमिनेट, बाकी आप यहाँ पर 50-50 आ गए। 50-50 आप बिल्कुल राइट हैं। और ऑप्शन नंबर सी आप जो कैसे भी चुन सकते हैं, वो आपकी अपनी नॉलेज रही। ठीक है, मैंने कहा था कि इन वाले ऑप्शन में आपको मैं 50-50 में ले आऊँगा 100%। आपका 50-50 गलत नहीं होगा, मतलब आप जो दो विकल्प एलिमिनेट बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, इस ट्रिक के बेस पर। अगला देखते हैं। देखिए इस वाले को बाद में करेंगे, पहले मैं बताता हूँ उसको क्यों करेंगे बाद में। पहले ये देखिए, अब देखिए आपको आपका जैसे नॉलेज है, जैसे कुछ नॉलेज भी होती है, जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये सबको पता। 1969 में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, दूसरी बार 1980 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 6 बैंकों का हुआ था, फिर 14 बैंकों का हुआ था, ये सब आपको पता होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है, रूरल रीजनल बैंक जो होती है, 1975 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना सबको पता होता है 1982 में हुई थी, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी, शायद 12 जुलाई था। ठीक है, तो 1982 को हुई थी। तो इस क्रम के हिसाब से लगाएंगे तो सबसे पहले 69 आएगा, फिर 75 आएगा, मतलब फर्स्ट आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, और फिर सेकंड आ जाएगा, और फिर फोर्थ आ जाएगा, ऐसे तो आएगा। तो देखिए इसके नॉलेज के बेस पर आप लगा देंगे, लेकिन बात नॉलेज की हो ही नहीं रही है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तब आप कैसे चुनेंगे। तो देखिए आपने देखिए फर्स्ट चुना और ये फर्स्ट चुना, ये एलिमिनेट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, इसके बाद आपको अपना या तो सेंस लगाना है, या जो है आप जो है थोड़ा सा जो भी नॉलेज है वो नॉलेज लगानी है। ठीक है, तो मतलब आप जो यहाँ पे भी जो है 50-50% में आप जो है यहाँ पर आ गए। ठीक है, 50-50%। आप क्या देखिए यहाँ पर अगर आप कन्फर्मेशन के तौर पर लेना चाह रहे हैं, हो सकता है आप गलत भी हो जाएं, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हो सकता। जैसे देखिए आप हो सकता है हम दोनों ये चुना, तो आप हो सकता है इसे सेकंड मान के ये वाला भी चुन लें। तो इसलिए जो है नॉलेज हमेशा सुप्रीम होती है। मैं सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ, इसलिए आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए बट आप जो 50-50% बड़े आराम से आ सकते हैं। ये गए आप 50-50 में आ गए, आप जो है इसे चुन सकते हैं। अगर किसी का सेंस अच्छा चला तो किसी ने ये चीज़ भी ले सकता है, फिफ्थ फोर्थ, और फर्स्ट के बाद ये फोर्थ ये वाली कन्फर्मेशन भी ले सकता है, और कोई हो सकता है ये सेकंड वाली कन्फर्मेशन ले ले, तो कोई भी ले सकता है। बट मैं इस कन्फर्मेशन पर जा ही नहीं रहा, मैं जो है सिर्फ आपको जो केवल 50-50 पे लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट जो है ये था, और बाकी आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, आपको इतना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 96। देखिए निम्नलिखित विचार कीजिए कि आवृत्ति के प्रतिक्रम में, आवृत्ति के प्रतिक्रम में करना। ठीक है, आवृत्ति के प्रतिक्रम में सबसे पहले देखिए मैं पहले हमसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर नॉलेज की बात बताऊँगा मैं। देखिए ये है, इसमें देखिए एक सेकंड से शुरू है, एक फर्स्ट से शुरू है, एक फोर्थ से शुरू है, एक थर्ड से शुरू है, लास्ट में एक फर्स्ट है, एक फोर्थ है, एक फर्स्ट है, एक फोर्थ है। आप बताइए इसमें कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, कहीं से कहीं तक हमें कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं मिली। अगर हम इसके बेस पर चुने, देखिए थर्ड सेकंड, तो इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते। आपको यहाँ पर याद ही करना पड़ेगा। और देखिए याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, पूरी इसका सीरीज बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आती है रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव आती है, रेडियो वेव के बाद आती है आपकी इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड के बाद आती है आपकी इससे पहले आपकी जो माइक्रोवेव आती है, इंफ्रारेड के पहले आती है माइक्रोवेव के बाद आती है आपकी इंफ्रारेड के बाद आती है विजिबल, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। विजिबल के बाद आती है आपकी अल्ट्रावायलेट के बाद आती है एक्सरे, और एक्सरे के बाद आती है आपकी गामा रे। ठीक है, ये चीज़ आती हैं। तो देखिए केवल एकमात्र तरंग दैर्घ्य इधर को बढ़ती है, मतलब यहाँ से चलेंगे हम, इसके बाद इसे यहाँ पे जोड़ दीजिए कि तरंग दैर्घ्य जो सबसे ज़्यादा होती है वो रेडियो वेव की होती है। इसीलिए जो रेडियो तरंग होती है वो समताप मंडल को जो रेडियो वेव जो होती हैं वो समताप मंडल से टकरा करने वापस आ जाती हैं। ठीक है, वो ना उनको भेद नहीं पाती हैं, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य जो है बहुत अधिक होती है। ठीक है, और जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है वो भेद पाती हैं। ठीक, तो जो माइक्रोवेव ये भेद पाती हैं। ठीक, अब क्या है, देखिए जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे केवल तरंग दैर्घ्य को छोड़ दिया जाए, ये तरंग दैर्घ्य तो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इधर को बढ़ेंगी, बस इतना याद रखना। सबसे कम होगी रेडियो वेव की और सबसे ज़्यादा होगी गामा रे की। ठीक है, इसे आगे को जोड़ लो इसके, तो ये यहाँ पे जोड़ लो इसके आगे को, तो मतलब सब मात्र केवल तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा होगी, बाकी आवृत्ति हो, ऊर्जा हो, कुछ भी चीज़ हो, सारी की सारी चीज़ें जो है इधर से इधर को बढ़ेंगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए,
केवल तरंग दैर्घ्य इधर को बढ़ेगी। यहाँ से चलिए, यहाँ से पहले सबसे कम गामा रे की होगी, फिर उससे एक्सरे की, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट की, इस तरीके से ऐसे चलते रहो। ये सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होगी वो रेडियो वेव की होगी। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो इधर को बढ़ेंगी, बस याद रखना। सबसे कम इसकी, फिर इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ये है ट्रिक, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसी के बेस पर चलें तो देखिए क्या है इसका आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। तो आवृत्ति का बढ़ता क्रम सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी रेडियो वेव की। रेडियो वेव के बाद आती है माइक्रोवेव या अवरक्त रे। तो पहले इसकी होगी, तो फोर्थ के बाद पहले थर्ड आएगा। तो देखिए फोर्थ के बाद थर्ड आएगा, तो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको। फिर सेकंड आएगा दृश्य, जो विजिबल है दृश्य, और ये हो जाएगा एक्सरे, फिर ये हो जाएगा। देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं रेडियो वेव बोलते हैं, इसके सूक्ष्म तरंग बोलते हैं, इससे जो अवरक्त तरंग बोलते हैं, विजिबल को इसे दृश्य तरंग बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट को परावैंगनी तरंग बोलते हैं, और इसको एक्सरे बोलते हैं, इसको गामा रे बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉलेज चाहिए होगी, तो इसके हिसाब से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 96 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये आप, मैं फिर देखिए आपको नॉलेज पकड़ के दिखाता हूँ। अगर लेक्स लॉ की एक्ट की बात करें तो ये आपको पता होगा, जो विवाह अधिनियम कहते हैं, इससे मतलब ये है 1850 का था। ठीक है, बंगाल टेनेंसी अधिनियम जो आया था वो 1885 में आया था। ठीक है, इसके अलावा जो सहमति अधिनियम जो आया था, सहमति अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, ये आया था 1891 में। ठीक है, और ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था 1904 में आया था। देखिए आप क्रम देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से ही है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इस तरीके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट हमें नहीं पता, हमें कुछ भी, तो हम क्या चुनेंगे भाई? चुनेंगे फर्स्ट, ये एलिमिनेट हो जाएगा इसमें, बस ये एलिमिनेट होगा। इसके अलावा जो है आप जो है पॉसिबिलिटी के बेस पे जाइए, किसी भी बेस पे जाइए, आप देखिए देख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप पॉसिबिलिटी के बेस पे जाते हैं, देखिए सेकंड का कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पर आप बस एक कंफर्मेशन के तौर पर 4 मिल रहा है। इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। वरना आप ईमानदारी से केवल एक बेस पे जाते हैं तो आप केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी पॉसिबिलिटी के बेस पे जाएंगे तो यहाँ पर कहीं सही कर लेंगे, कहीं गलत कर लेंगे, बस इतना याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, और देखिए अगर आपको कुछ नहीं पता तो मैंने वो भी बताया, और देखिए ऐसा है जैसे मैंने बताया था, मैं लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए अगर आप इन दोनों को चुन लेते हैं, तो एक मात्र ऐसा एक ऑप्शन था, ये वाला एक क्वेश्चन था, सॉरी एक क्वेश्चन ऐसा था 18, जो आपको अगर इस तरीके से आप चुनते तो ये गलत था। इसका जो ऑप्शन दे रहे हैं 18 का, ये ऑप्शन दे रहे हैं ए राइट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ए राइट दे रहे हैं, तो इस तरीके का आप चुनेंगे तो शायद एक की आपको नुकसान भी हो सकता है। मतलब ये है कि 1 से 2 क्वेश्चन का देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट दे रहे हैं 18 का। तो क्या है, जैसा आप अगर 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो इतना पता है उसमें से अगर आप 10 से 12 इस ट्रिक के बेस पर करते हैं तो आप कम से कम 9, या चलो अगर 12 आते हैं तो उसमें से कम 10, और अगर 10 आते हैं तो उसमें से 8, कम से कम आप 50% में श्योर पहुंच जाएंगे इस ट्रिक के बेस पर। ठीक है, बाकी थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, थोड़ी सी नॉलेज लगा लेंगे तो आप 100% जो 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका था आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सॉल्व करने का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, अभी और भी ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। इसके अलावा हम हिंदी वाला एक बनाएंगे और एक रीजनिंग और मैथ वाला बनाएंगे। ठीक है, ये 3-4 वीडियो बनाएंगे। ठीक, अगले देखते हैं। देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखिए तरीके मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये, अगर आपको एक भी कथन ये पता चल जाए, कोई भी एक कथन ये पता चल जाए कि ये गलत है, तो इसका आंसर श्योर हो जाता है, बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। देखिए इसमें ऐसे एक ही विकल्प होता है, देख तो ये उनमें से एक पता चल जाए कि ये गलत है। बाकी का दूसरा तरीका क्या होता है कि ए और आर दोनों अगर सही हैं तो हमें क्या है कि अगर सही है तो हमें ये पता करना होता है कि इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है। अगर व्याख्या करता है तो हम लेते हैं, और नहीं व्याख्या करता तो हम उसका दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। अब देखिए इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है, आपने जितना भी देखे होंगे ए और आर अगर दोनों सही हैं तो अगर इस तरीके का अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, मैं 10 में बता रहा हूँ आपको, 10 आते हैं तो लगभग उसमें से 7 क्वेश्चन, कम से कम 7 क्वेश्चन, और ये मैं भी दिखाऊंगा आपको, इन्हीं पेपर पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। 7 क्वेश्चन में ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, यही देता है। आप यूपीपीएससी का कोई भी पेपर देख लीजिए, अगर इवन आप उस पेपर को भी देख लीजिए जो दिसंबर में हुआ था, 22 दिसंबर को हुआ था शायद, यूपीपीएससी का पेपर जो हुआ था 2024 वाला, 22 दिसंबर को हुआ था, उस पेपर में आप जाकर देख लिए ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। मतलब 10 में से 7 क्वेश्चन इस तरीके होते हैं, या 10 में से 6 क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही व्याख्या नहीं करता, शायद रेयर एक आध क्वेश्चन होता है इस तरीके का, तो मतलब व्याख्या नहीं लेना ही नहीं है। और बाकी जो 2 से 3 क्वेश्चन बचे वो ये होते हैं, या तो उसका ए सही होगा, आर गलत होगा, या आर गलत सही होगा, ये गलत होगा, इस तरीके के होते हैं। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको चुनना हो, रिस्क लेना हो, और आपको जो दोनों जनरल स्टेटमेंट दिख रहे हों, जनरल स्टेटमेंट क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा। अगर वो दिख रहे हों और थोड़ा सा भी रिलेट कर रहे हो आपस में, तो आप बिना किसी सिरदर्दी के आपको ए और आर दोनों सही लेना हो, आर एक ही सही व्याख्या करता है, बस इतना से याद रखना। तो ये इसका जो सॉल्व करने का ये ट्रिक है। बाकी मैं देखो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने पहले बोल दिया ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, ये वाले ऑप्शन जब सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए इसका अभिकथन क्या है, असर्शन क्या है, ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। तो ये हम
शुरू से जानते आते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। देखिए जब भी कोई जो है बिल्कुल एक वन लाइनर क्वेश्चन होता है और वन लाइनर क्वेश्चन में कोई फैक्ट दे रखा होता है, जैसे एक आया था चरकुला नृत्य अवध क्षेत्र में खेला था, इसी में आरओ के पेपर में था, मैंने सॉल्व करके दिखाया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, जो 1 घंटे की वीडियो बनाई थी मैंने, पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया था। तो वहाँ पर जो था अवध नहीं था, ब्रज क्षेत्र था। ठीक है, तो इस तरीके का जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है ना, वन लाइनर में ना थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए, उसमें मतलब आप थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए कि हाँ कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ इसने झोल किया जरूर होगा एग्जामिनर ने। ठीक, तो क्या है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो देखिए क्या होता है, जो वायु की परतें बनती है ना वो पृथ्वी से बनती है। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से बनती है यहाँ पे वायु की परतें। तो जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे तो सबसे ज़्यादा दाब कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, उससे कम यहाँ पर होगा, उससे कम यहाँ पर होगा, उससे कम यहाँ पर होगा। ये परतें जो ऊपर को जितनी जाएंगी उतनी दाब जो है कम होता जाता, ना कि बढ़ता। तो ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉलेज का क्वेश्चन था और इसमें जो है आप जो कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। और वैसे भी जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का उतना घटता है, तो ये आपके नॉलेज का था, ये राइट था। ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब बढ़ता है, तो आप हर क्वेश्चन में ट्रिक भी नहीं लगा सकते, याद रखना, थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है। तो इसमें जो ए सत्य है और आर गलत था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला आपको देखिए जनरल स्टेटमेंट होगा और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे तो आप जो किसी भी कीमत पर आपको चुनना ही ये है कि ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे, पहला आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ए पहले आप इसको ए को अलग पढ़ते हैं, बिल्कुल असर्शन को एक अलग पढ़ते हैं, रीजन को अलग पढ़ते हैं। पहले ये फाइंड करते हैं ये बिल्कुल राइट है, फिर अलग ये फाइंड करते हैं ये राइट है। अगर ये दोनों राइट लगते हैं तो फिर इसके बाद हम दोनों जो है क्योंकि लगा के पढ़ते हैं। अगर नहीं है तो फिर तो आंसर मिल ही जाता है, अगर एक सही नहीं है तो। देखिए, अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासेशन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। चलो हमने मान भी लिया, ये हमें नहीं पता है, वैसे जनरल स्टेटमेंट हम राइट लेकर चलेंगे। अगला, मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाली अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो मान लिया कि चलो ऐसा है। अब देखिए, अभी तुम्हें दोनों अलग अलग पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएंगे। देखो एक साथ पढ़ोगे तो देखो इसका रीजन, ये इसका कारण ही बताएगा, तभी तो कारण है, इसका रीजन ही बताएगा। तो क्योंकि लगा कर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्योंकि लगा कर पढ़ोगे तो। देखिए, अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासेशन के रूप में शामिल होने पर, मतलब कोई फसलें हैं उसके साथ जो दलहनें जो है फसलें लगाती हैं, ठीक है, और पूरक रूप में कार्य करती हैं। ये कह रहा पूरक रूप में कार्य करती हैं दलहनें फसलें। क्यों करती हैं? क्योंकि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें, जो मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ जो होती हैं अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों के लिए और नमी के लिए, हम किसी भी फसल को उगने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पोषक तत्व चाहिए होते हैं, एक नमी होती है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, इसीलिए ये पूरक रूप में कार्य करती हैं। बस देखो ये इसको कंप्लीट कर रहा है पूरा, मतलब एक दूसरे को पूरा कंप्लीट कर रहा है। अगर इस तरीके से आप ऑप्शन को पढ़ते हैं तो आपने कभी जीवन में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आप ऑप्शन को राइट टिक कर लेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो देखिए ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो 9 का जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिया गया कथन, भारत विश्व का जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए यार, देखिए भारत जूट उत्पादन का पीली क्रांति, अब इतना तो आपको नॉलेज होती है कि भाई इस पे तो आप गलत नहीं कर सकते ना। तो पीली क्रांति नहीं होती, पीली क्रांति जो होती है तिलहन के लिए होती है, सबको पता होता है। ठीक है, तो ये इसका गलत होगा। अगर इस तरीके का एक होता तो एक तो राइट होता है, तो फिर एक ही तरीके का ऑप्शन होता तो बी जो है इसका राइट हो जाएगा। 19 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। चलो मान लिया, हमें नहीं पता, अभी हम देखते हैं कि कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगला, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर हम दोनों इनको राइट मान भी लें, चलो हमने, अगर हमें नहीं पता तो देखिए इसमें और इसमें कोई भी संबंध नहीं है। तो ठीक है, देखिए इस बारे विकल्प का बहुत सारों ने आंसर दिया है कि एक इसमें से गलत मान लिया, किसी ने एक सही मान लिया, और क्योंकि इसके आंसर की तो आई नहीं थी ऑफिशियल, फिलहाल कुछ ने इसका आंसर जो है यार दोनों सत्य माने और आर की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब ये दोनों सत्य थे। आपने करंट का क्वेश्चन था तो फिलहाल आपका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। देखिए क्यों शुष्क नहीं रहेगा, तो सर्दी के मौसम में जो है आपका जो पवनें चलती हैं नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं, आपको पता ही है, मैंने पिछली बार ही बताया था आपको। ठीक है, ये तो यहाँ से ये पवनें चलती हैं यहाँ से, तो यहाँ से जो एक तो ये यहाँ पे नमी तो होती नहीं है, इन वाली पवनों में नमी नहीं होती, तो ये अधिकांश भाग जो सर्दी के मौसम में जो शुष्क रह जाता है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो इसीलिए तो रहता था उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है, और क्योंकि उनमें उधर जो है कोई भी समुद्र वगैरह होता नहीं है, उससे ऊपर आते नहीं है, इस वजह से जो है कोई भी नमी होती नहीं है, उसमें नमी नहीं होती तो वर्षा नहीं करती है। तो देखिए इसको कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़िए, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता क्योंकि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं। और इतना तो सेंस होगा कि जब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेंगे नॉर्थ ईस्ट वाली, तो चलेंगे तो उसमें नमी तो होती नहीं, तो वर्षा करती नहीं, तो इसमें ए आर दोनों सही, और एक ही सही व्याख्या करता, मतलब बिल्कुल सामने से आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा आप पढ़ना शुरू करिए।
देखिए ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को आप कैसे पहचान सकते हैं, मतलब एक दूसरे के विरोधाभासी। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। ये कह रहा है उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। फिर देखो ये कह रहा है हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। देखिए यहाँ पर वर्षा दक्षिणी ढलानों पर अधिक हो रही है, और ये कह रहा है कि उत्तरी ढलानों पर अधिक घना वनस्पति आवरण है। तो देखिए वर्षा के साथ ही तो वनस्पति आवरण घना होगा, तो या तो ये बात सही हो सकती है, ये बात सही हो सकती है। और आपको पता है कि हिमालय के जो हमारी तरफ को है, दक्षिणी तरफ तो हिमालय का वो ज़्यादा घना है, मतलब उस पर वनस्पति आवरण है, ना कि उत्तर की तरफ को। उत्तर की तरफ को तो वैसे भी बहुत ठंडा इलाका है, और ऊपर से वहाँ पर जो एक मतलब वर्षा वर्षा होती नहीं है, बहुत ज़्यादा सूखा प्रवण क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, उत्तरी नहीं है ये है। तो हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है घना वनस्पति आवरण है। अगर यहाँ पर दक्षिणी लिखता है, यहाँ पर तो यार दोनों सही हो जाते हैं और एक ही सही व्याख्या कर देता। ठीक है, बट यहाँ पर ना उत्तरी और दक्षिणी में चेंज कर दिया, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी आप पहचानना सीखिए। तो ए इसका सत्य हो जाएगा, आर इसका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे। तो ये आपको पता संवाद कौमुदी थी, और एक इनका मिरातुल अखबार भी था। मिरातुल अखबार फारसी में लिखा हुआ था, संवाद कौमुदी जो है बांग्ला में लिखा हुई थी, ये पता होगा। ठीक है, इसके अलावा विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। हाँ कि विधवा इन्होंने सती प्रथा का अंत करा था, ठगी प्रथा का अंत करवाया था 1829 1830, ये सब पता होंगे आपको। ठीक है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे, क्योंकि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे, इसलिए थे। तो देखिए कुछ ने इससे व्याख्या माना है, कुछ ने नहीं माना है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा विवाद है। ठीक है, फिलहाल आप जो है इसका जो है ये मत मानिए, क्योंकि इसलिए नहीं थे संवाद कौमुदी के संपादक, क्योंकि उन्होंने इसमें लेख प्रकाशित हुए थे। बस ये अलग सेपरेट सही है, ये अलग सेपरेट सही है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता, बस इतना याद रखना। मतलब एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, किसी ने इसका व्याख्या भी माना, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर बी लेना फिलहाल आप यहाँ पर। ये देखिए एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहता है, क्योंकि देखिए ये जनरल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए मैं अलग अलग जनरल स्टेटमेंट पढ़कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर देखिए क्योंकि लगाकर पढ़िए, क्योंकि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। देखिए पूरे एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, ये बता रहा है कि हाँ यूँ नहीं पहुँच पाता, ये इसका कारण बता रहा है कि हाँ यूँ नहीं कर पाता। अगर आपको पढ़ने में इस तरीके की फीलिंग आ रही है, इस तरीके की चीज़ आ रही है, तो ये यार दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है, बस इतना सा आप समझ लेना। अगला देखिए, ये आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैवबार वाला बायोम है। तो सबको पता है कि हाँ विषुवतीय बायोम जो सबसे घना है और जैवबार वाला बायोम है। क्यों है? क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान रहता है, इसी वजह से। तो ये सब आप जानते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है और वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, इसलिए वहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो बस यही है, देखो ये आर दोनों सही और आर की सही व्याख्या करता है, हमेशा यही देता है। अगर उन्होंने 15 क्वेश्चन दिए, 15 में से 10 क्वेश्चन ए आर दोनों सही आर की सही व्याख्या देता है। ठीक है, तो यार दोनों सही है, सही की व्याख्या करता है। और क्यों करता है वो मैंने आपको बता रहा हूँ। भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अब क्यों नहीं है? लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका प्रमुख कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी, इस वजह से नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। बस इतनी सी बात है, यार दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता। तो 43 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भाई कुछ नहीं सोचने की आवश्यकता। अगला देखिए, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा पता है कि स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में, स्वामीनाथन हमारे यहाँ पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1960 के दशक में जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हरित क्रांति जो है मतलब हरित क्रांति का वो हुआ था, उद्भव हुआ था। उसी में जो है रबी की फसलों की खेती जो पंजाब हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में होती है, तो वहाँ पर जो गेहूँ की फसल थी उसे सबसे ज़्यादा वो मिला था। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन जो मिला था गेहूं की फसल को मिला था। तो वही वाली बात है, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। तो हाँ बिल्कुल वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मतलब अगर वर्षा हो जाती है तो ये फसलें जो मतलब उत्पादन अच्छा होता है, सब चीज़ें नमी बनी रहती है मृदा में, तो ये होता है। ठीक है, तो ये आपने इतना पढ़ा होगा। तो 45 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है कि मतलब ये एक दूसरे के को पूरक कर मतलब एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ, ये मैंने बताया आपने, अगर मेरे यूपीएससी वाली, अगर आप मेरे जो बच्चे यूपीएससी वाली जो वीडियो से जुड़े हुए हैं, जब मैंने जो यूपीएससी वाली बनाई थी, वहाँ पर मैंने कुछ वर्ड बता दिए। जैसे कुछ वर्ड जो होता है बहुत ही जनरल स्टेटमेंट होता है, और कुछ वाले जो है राइट लेते हैं हम, चाहे कहीं भी आ जाए, किसी भी संदर्भ में आ जाए। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अगला है, ये सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। ठेस न पहुंचाने के लिए तो सीमित देखिए, एक तरफ सीमित रखा जा रहा है, एक तरफ ठेस पहुंचाया जाए। मतलब सीमित रखकर कैसे ठेस पहुंचाई जा सकती है?
खुद सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। मतलब एक तरफ कहना सीमित रखा जा रहा है और एक तरफ कहना ठेस पहुँचे। अगर ठेस ही पहुँचानी तो बड़ा बनाते ना, इसको व्यापक बनाते, ना कि इसको सीमित रखते। तो बस ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये इसका गलत है, इसका राइट है। तो ए इसका सत्य है और आर इसका जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60, जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं क्योंकि जौनपुर सरकीर काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। यार दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है, कुछ नहीं सोचना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 60 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, संविधान संघ की कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मतलब कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होती है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 52 में जो राष्ट्रपति होता है, ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आरओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कुछ बता दूँ, 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 280 वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, 315, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो गए, 52 से लेकर और बाकी 1 से लेकर 51 के का तक तो आपको सब कंटेस्ट होने चाहिए। ये सब चीज़ें आप जो देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। देखो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसमें कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो यार दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 69 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 70 देखिए 72, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। इसलिए जो है हमें तकनीकी संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अभी भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर है ये। अगर हम जो तकनीकी सुधार कर लेंगे तो मानसूनी वर्षा पर निर्भर न रहकर हम ऐसी फसलों का उत्पादन करेंगे जैसे ड्रिप सिंचाई होती है, आपने कहा था बूंद बूंद करके सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर जो एक फवारा सिंचाई भी कहते हैं इसे। तो फवारा सिंचाई होती है कि फवारे के माध्यम से, तो इसमें पानी की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हम ऐसी फसलें उगाएंगे जैसे रागी की फसल है, जिससे सूखा रोधी भी होती है ये। तो ठीक है, इस तरीके से मतलब सूखे में भी उगाई जा सकती है। या गन्ना और चावल जैसी फसलों को हम कम उगाएंगे जो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो हम इस तरीके की फसल उगाएंगे। तो मतलब हमें जो वहाँ पर तकनीक की आवश्यकता होगी, हमें कुछ कृषि का सुधारों की आवश्यकता होगी। तो ये बात तो ये कह रहे हैं ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 72 का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 90, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम थी। मान लिया जॉर्ज थॉमसन को डॉक्टर द्वारिकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ठीक है। तो ये 90 का जो जाएगा आपका 90 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। कि यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था, क्योंकि जॉर्ज थॉमसन के द्वारिकानाथ टैगोर को इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए ही लाए थे, मतलब ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन ने इसका आंसर ये भी माना है कि इसकी व्याख्या नहीं करता, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, इस वाले क्वेश्चन को भी आप अपने हिसाब से देखना। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। अगला है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है। तो देखिए 126, ठीक है। तो सभी सूचनाएं प्रदान करता है। इस अगर आप इसे देखेंगे तो देखिए इसमें क्या, जब ये वर्ड आता सभी, जब मैंने कहा था ऑल, जैसे मैंने कुछ वर्ड बताया था आपको राइट होता है, प्रभाव वर्ड राइट होता है। ये यूपीएससी में बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, जो भी बच्चे मेरे साथ यूपीएससी में जुड़े थे आपको पता होगा। जैसे सभी, ये सभी वर्ड की वजह से जो है सभी चीज़ें कुछ नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें रही जाती हैं। तो सभी सूचनाएं प्रदान करता है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव टर्म हो जाता, तो इसका रॉन्ग था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था, ठीक है। बाकी आप देख लेना, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आई नहीं थी इसकी, तो देखिए हो सकता है, ठीक है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, ठीक है। उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो लाल रंग जो होता है, मिट्टी का लाल रंग, उसमें एल्युमिनियम और आयरन के कारण होता है, ये आपको सब पता होगा, एल्युमिनियम और आयरन के कारण होता है। और बाकी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो 128 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यार दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं करता। देखिए क्यों, लाल मिट्टी का रंग लोहे का उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार का कारण होता। तो बिल्कुल सही है, ये अलग बात कर रहा है। उसमें आमतौर पर ह्यूमस और नाइट्रोजन, फास्फोरस मतलब इसलिए नहीं होता। अगर ये कहता कि क्योंकि इसमें लोहे और आयरन की अधिकता पाई जाती है, एल्युमिनियम और लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसका रंग लाल होता, तो हम इसकी व्याख्या ले लेते। बस इतना याद रखना, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा तभी होगा, ठीक है, ये याद रखना बस। तो ये इतने क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कर लिए, लगभग आधे घंटे की वीडियो भी हो गई है, ठीक है। अगली वीडियो में हम 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिंदी की जो ट्रिक हो सकती है वो बताएंगे। और तीसरा जो भी आपकी जो है जो रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने का तरीके, जैसे इसमें किसी में आयत गिनना, किसी में वर्ग गिनना, इसके अलावा जो भी थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शन के, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें आप जो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, और तब तक आप जो इन वीडियो को देखिए, और आपने अगर उससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सारी की सारी ट्रिक बता रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो को सपोर्ट करा, इस वीडियो को भी सपोर्ट करिए, कमेंट करते रहिए और बताते रहिए अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।